सेहत की बातें डॉक्टर से बातें। क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। कैंसर जो है ना, वो जॉइंट फैमिली का बदमाश बच्चा होता है। वो किसी के कहने में नहीं होता, किसी की सुनता नहीं, किसी के काबू में नहीं। वो एक जॉइंट फैमिली का गुंडा है। बॉडी एक जो है वो सारे सिस्टम्स की एक जॉइंट फैमिली, और उसका एक सेल या एक ऑर्गन या एक सिस्टम बाहर निकल जाता है सिस्टम के, और कहना नहीं मानता, ये कैंसर। कितने साधारण तरीके से डॉक्टर राहलकर ने कैंसर को परिभाषित किया है ना। कैंसर को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं। 80% लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि उन्हें शरीर के किसी भाग में कैंसर है। कैंसर या कर्क रोग का नाम दहशत पैदा करता है। लोग कहते हैं कि इस रोग के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। एक बार ये रोग लगा तो रोगी पूरी तरह ठीक नहीं होता। कार्यक्रम में आज और अगले कुछ अंकों में हम आपको कैंसर से संबंधित बहुत सारी जानी अनजानी बातों से अवगत कराएंगे और आप लोगों के मन से इस शब्द की दहशत खत्म करने की कोशिश करेंगे। इन कार्यक्रमों में जिन डॉक्टर्स ने हमको जानकारी उपलब्ध कराई है, वे डॉक्टर्स हैं अपोलो की ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सुश्री परिड़ा, सिम्स की रेडियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विभा ध्रुव और एंडोस्कोपी व कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर राहलकर ने। तो अनुज के साथ संज्ञा का नमस्कार स्वीकार कीजिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकता है और कोई भी अंग में हो सकता है। बेसिकली सब सेल का एक फंक्शन रहता है। जब अबनॉर्मल ग्रोथ होता है कोई सेल में, जिसका कुछ भी फंक्शन नहीं होता है, शरीर का क्षति करते हैं, उनको नॉर्मली हम लोग कैंसर बोलते हैं। बेसिकली ये अबनॉर्मल सेल ग्रोथ है। हमारा शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं और नियंत्रित रूप से विभाजित होती रहती हैं। कोशिकाएं जब पुरानी हो जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वो मर जाती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। शरीर में असमान कोशिकाओं का अनियमित रूप से जो वृद्धि है उसे हम कैंसर कहते हैं। शरीर की जो भी सेल है जो विभाजित होते हैं वो अपना स्वरूप बदल के कैंसर सेल में परिवर्तित हो सकते हैं। तो शरीर की किसी भी सेल में किसी भी भाग में ये बीमारी हो सकती है। विश्व भर में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। आज विश्व भर में सबसे ज्यादा मरीज इसी की चपेट में हैं। इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ताकि इस भयावह बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता आए। कैंसर एक ऐसी भयावह बीमारी है जिसकी चपेट में आकर हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। हमारा मकसद कैंसर की बीमारी का नफा नुकसान बताना नहीं, बल्कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित न हो। इसके लिए पहले कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नॉर्मली हम लोग का शरीर में जितना सेल डेथ होता है इतना रिप्लेस होता है। भगवान ऐसे शरीर बनाए सम टोटल जिसका हमेशा कांस्टेंट रहता है, परंतु कैंसर में ऐसे होता है सेल डेवलप होता है जिसका डेथ नहीं होता है। वो बढ़ के एक गांठ बन जाता है। कोई ऑर्गन में होने से उनको गांठ बन जाता है, ब्लड वगैरह में होने से वो शरीर में फैलता रहता है। ऐसे नहीं है उनका लक्षण में नॉर्मली जैसे बोलते हैं, कोई भी चीज आपको ज्यादातर परेशान कर रहे थे, आपको डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना है। कैंसर तो कहीं भी डेवलप हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कारक जो है वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तंबाकू, गुड़ाखू, सिगरेट, शराब और फैटी एसिड, खान पान हमारे 90% कैंसर जो है वो हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड है, उससे ही वो होते हैं। हम सभी के दिल और दिमाग में ये बीमारी मृत्यु के पर्यायवाची के रूप में अंकित है। अज्ञानता के कारण हम इस बीमारी को सही स्टेज पर नहीं पहचान पाते, जिस कारण मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। ये इतनी भयावह नहीं जितना हम मानते हैं। सतर्क रहना चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन डरने का कुछ नहीं है। तो श्रोताओं, सुना आपने, डरने का कुछ नहीं। कैंसर एक बीमारी है जिसका इलाज अब संभव है, लेकिन
टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। मैं ना अपने सारे मरीजों को ना डिस्चार्ज टिकट के साथ में लिख के देता हूँ 6 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलना, उससे टेंशन रिलीव होता है। और मैं खुद मतलब कम से कम महीने में 28 दिन या 29 दिन व्यायाम करता हूँ। टेंशन का एक बहुत बड़ा रिलेशन है। मुझे लगता है कि उसका रिलेशन ऐसी सॉलिड स्टडी नहीं है जो ऐसे बोल सके, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि टेंशन का कैंसर से डायरेक्ट रिलेशन, जिसको कम टेंशन होगा उसको कैंसर कम होगा। लेकिन कैंसर हो कैसे जाता है? हम सोचते हैं तो हो जाता है, मालूम। इसलिए श्रोताओं, कभी गलती से भी सोचिएगा नहीं कि आपको कैंसर हो जाएगा। लेकिन हम जो लक्षण आपको इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं उनको नजरअंदाज भी न कीजिएगा। अगर वो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए। वैसे तो विभिन्न कैंसरों के जो लक्षण हैं वो विभिन्न होते हैं, पर कुछ लक्षण जो मुख्य रूप से सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से में गठान या सूजन, कोई भी घाव जो लंबे समय से भर नहीं रहा हो, तिल या मसे में किसी तरह का परिवर्तन, किसी भी तरह की असामान्य रक्तस्राव या रिसाव, पेशाब या शौच क्रियाओं में किसी तरह का परिवर्तन, लंबे समय से होने वाली खांसी या आपके गले की आवाज़ में परिवर्तन, खाना निगलने में होने वाली परेशानी या भूख का मर जाना। ये सामान्य तौर पे कॉमन जो सिम्टम है। हम इसको प्रारंभिक लक्षण नहीं कह सकते। जब तक ये लक्षण होते हैं, जब तक बीमारी काफ़ी बढ़ सकती है, पर इस तरह के लक्षण आमतौर से दिखें तो आपको चिकित्सा के पास एक बार परामर्श लेना आवश्यक है। कैंसर के लक्षण। रिसर्च एवं चैरिटी संस्थान कैंसर रिसर्च यूके के मुताबिक आधे से ज्यादा वयस्क ऐसे लक्षणों से गुजरते हैं जो कैंसर से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन वे इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कफ या गले में खिचखिच। अगर गले में खराश बनी रहती है और खांसने में खून भी आता है तो ध्यान दें। जरूरी नहीं कि ये कैंसर ही हो, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है, खासकर अगर कफ ज्यादा दिन तक बना रहे। मूत्र में रक्त। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर मूत्र में रक्त आता है तो ब्लैडर या किडनी का कैंसर हो सकता है, लेकिन ये इन्फेक्शन भी हो सकता है। दर्द बरकरार। डॉक्टर्स बताते हैं हर तरह का दर्द कैंसर की निशानी नहीं, लेकिन अगर दर्द बना रहे तो वो कैंसर भी हो सकता है। जैसे कि सिर में दर्द बने रहने का मतलब ये नहीं कि आपको ब्रेन कैंसर ही है, लेकिन डॉक्टर से मिलना जरूरी है। पेट में दर्द अंडाशय का कैंसर भी हो सकता है। तिल या कुछ और। तिल जैसा दिखने वाला हर निशान तिल नहीं होता। ऐसे किसी भी निशान के त्वचा पर उभरने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये स्किन कैंसर की शुरुआत हो सकती है। अगर घाव न भरे। अगर कोई घाव 3 हफ्ते के बाद भी नहीं भरता तो डॉक्टर को दिखाना बेहद जरूरी है। महिलाओं में अगर मासिक चक्र के बाद भी रक्तस्राव नहीं रुकता है तो महिलाओं को ध्यान देने की जरूरत है। ये सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत हो सकती है। वजन घटना। वयस्कों का वजन आसानी से नहीं घटता, लेकिन अगर आप बिना किसी कोशिश के दुबले होते जा रहे हैं तो जरूर ध्यान देने की बात है। ये कैंसर का संकेत हो सकता है। गांठों का होना। कभी भी कहीं भी अगर गांठ महसूस हो तो उस पर ध्यान दें। हालांकि हर गांठ खतरनाक नहीं होती। स्तन में गांठ होना स्तन कैंसर की तरफ इशारा करता है। इसे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। निगलने में तकलीफ। गले में कैंसर का एक बहुत अहम संकेत ये भी है। गले में तकलीफ होने पर लोग आमतौर पर गर्म खाना खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते। नहीं, हम लोग ना उसके लिए जो बोलते हैं वार्निंग, वार्ट मतलब कोई भी मोल या कोई ऐसे गठान जो कहीं आ जाए, जो अनएक्सप्लेन्ड, मतलब कहना चाहिए कि आप 20-30 साल 40 साल की उम्र के हो गए, आपको पहले कहीं कोई गठान नहीं थी या मस्सा नहीं था, वो आ गया। और चेंजिंग बाउल हैबिट, मतलब उसको हम लोग कहते हैं कि जैसे मैं तो रोज दिन में 2 दफे 3 दफे टॉयलेट जाता हूँ, अभी अचानक 6 दफे जाने लगे। मुंह में छाले होना, तो उसके साथ में जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्लीडिंग पीवी या डिस्चार्ज पीवी, जो पहले नहीं होता। ये सब चीजों को इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। कैंसर रिसर्च का कहना है कि इन लक्षणों को कैंसर के एकमात्र लक्षण के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। कैंसर रिसर्च यूके के मुताबिक कैंसर के ये लक्षण पहले से ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं,
लेकिन कैंसर के 100 से भी ज्यादा प्रकार हैं और इनके कई अलग अलग लक्षण भी हैं। हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एक धोती कैंसर होता है, धोती बांधने की वजह से होता है। भाई जो धोती नहीं बांधेगा उसको धोती कैंसर नहीं होगा। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सारे कैंसर होते हैं और उसी की वजह से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। कैंसर एक किस्म की बीमारी नहीं होती, बल्कि ये कई रूप में होता है। कैंसर शब्द ऐसे रोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें असामान्य कोशिकाएं बिना किसी नियंत्रण के विभाजित होती हैं और वे अन्य ऊतकों तक आक्रमण करने में सक्षम होती हैं। कैंसर की कोशिकाएं रक्त और लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, आइए ये भी जाने। कैंसर के लिए तो वैसे बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, जिसमें जो सबसे प्रमुख है और जो बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का अपने देश में, वो है टैबेको। तंबाकू का सेवन है वो एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का। उसके बाद अल्कोहल, शराब का सेवन, इन्फेक्शन है, खान पीन की आदत है, आपकी लाइफस्टाइल है, और रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो आपके शरीर में रहते हैं वो भी एक बड़ा कारण है कैंसर होने का। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ये कैसे कैंसर का कारण बन सकते हैं? जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है कई बार वो कैंसर कि जो सेल है उसको बढ़ने में मदद करते हैं। आमतौर पर ये कैंसर प्रोड्यूस नहीं करते कैंसर, पर एक बार जब कैंसर शरीर में हो जाए तो उसको बढ़ाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो इसके शुरुआती लक्षण होते हैं वो इतने आम लक्षण होते हैं, जैसे लगातार खांसी है तो वो टीबी में भी होती है, या लंबे समय तक बुखार रह रहा है तो वो दूसरे किसी बीमारी के कारण भी होते हैं। तो आपके पास शुरुआती स्टेज में कैंसर का कोई पेशेंट आता है तो आप लोग कैसे उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हो? शुरुआत में नॉर्मली जो आता है ये आइदर कोई भी, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ना, कोई भी परेशानी आपको तंग कर रहा है वो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। दूसरा चीज, आज का डेट में स्क्रीनिंग प्रोग्राम रहता है जिसमें हो सकता है आपको लक्षण से पहले भी पता चल जाता है जी मेरे को कैंसर है कि हो सकता है। हो सकता है ये भी हो पता चल सकता जाता है का नहीं है, दे आर प्री मैलिग्नेंट सेल। जैसे कि मैं बहुत दिन से कुछ टबाको वगैरह कुछ खा रही हूँ, तब मुंह में एक छाला है जो प्री मैलिग्नेंट भी हो सकता है, कि एक घाव बना है जो हिल नहीं रहा है, वो लॉन्ग टर्म में जाके कैंसर बन सकता है, मैं उनको इलाज नहीं करूँ तो। अच्छा, आपने एक शब्द बोला प्री मैलिग्नेंट, इसको आम भाषा में हम कैसे समझेंगे? ये नॉर्मली ग्रोथ शुरू हुआ है बट कैंसर कन्वर्ट नहीं हुआ है। कैंसर एक मल्टी स्टेप प्रोसेस रहता है जिसको धीरे धीरे प्रोग्रेस होके फाइनली वो कैंसर बनता है। जैसे नॉर्मली ट्यूमर बिनाइन हो सकता है कि मैलिग्नेंट हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर मतलब खाली ग्रोथ हुआ है बट वो फैल नहीं पाता है कि दूसरा ऑर्गन को इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। जब वो कैंसर बन जाता है तब वो हर जगह में फैल सकता है। और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन नॉर्मली जैसे वो कैंसर नहीं हुआ है बट आगे जाके बन सकता है, आप रोकोगे नहीं तो। जैसे कभी कभी कितना सारा चेंजेस, जैसे डिस्प्लास्टिक चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट का गठान भी नॉर्मली हार्मोनल चेंजेस में हो सकता है, जो बिनाइन लीजन है। इसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस आए हैं तो हम लोग को ये गठान को निकालना जरूरी है। ऐसे सर्विक्स में भी हो सकता है। अच्छा, जैसे गठान है उसमें कैंसर है या उसकी बायोप्सी कराते हैं, कोई सेल उसका इधर सुई डाल के जांच करते हैं जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, नहीं तो निकाल के एक टुकड़ा निकाल के उनको बायोप्सी कर लेकिन देते हैं। आम लोगों में ये धारणा होती है कि जैसे ही एक बार पंचर किया जाता है, चाहे नीडल से किया जाए चाहे सेल निकाल के किया जाए, तो कैंसर जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। नहीं, ये तो गलतफहमी है बेसिकली। ऐसे नहीं है, कैंसर को छूने से फैलता है तो कभी कैंसर डायग्नोसिस ही नहीं हो पाएगा, इलाज कैसे होगा? और दूसरा बात है, ऐसे बात नहीं, ऐसे रहता है तो कभी भी जो चीज शरीर के लिए हार्मफुल रहता है ये कभी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाता है कि कभी वो बनता नहीं है। तेजी में फैलेगा तो थोड़ी कोई चाहेगा तो करो और बढ़ाओ बीमारी। जैसे मालूम है कि अनुवांशिक रूप से कैंसर आ सकता है, हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं और कैंसर से बचने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं? कैंसर से बचाव बहुत हद तक संभव है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें। तो पहले तो है कि हम टैबेको और अल्कोहल रहित जीवन जिए, अपने खाने को बहुत ही संतुलित और पौष्टिक रखें, बहुत ज़्यादा वसा युक्त भोजन ना करें, जो एनिमल फैट है उसको अवॉइड करें, प्रोसेस फूड है और जो प्रिजर्वेटिव फूड है उनको भी अवॉइड करें,
अपना जो शारीरिक व्यायाम है वो नियमित रखें। कम से कम सप्ताह में 3 दिन आप मॉडरेट एक्सरसाइज रहती है वो आप करें। अपनी जो शरीर है उसके प्रति सचेत रहें। अपने शरीर में होने वाले किसी भी तरह के परिवर्तन को आप नोटिस करें। साथ ही अपने जो पारिवारिक जो हिस्ट्री है, अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है तो उसकी जानकारी रखें और अपने डॉक्टर को इस संबंधित में जरूर बताएं। डॉक्टर आपको स्क्रीनिंग में रखेंगे ताकि अगर इस तरह की बीमारी आपको आती है तो उसको अर्ली डिटेक्शन करके उसका इलाज किया जा सके। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, वो जीन्स अगर बच्चों को ट्रांसफर हो जाएं तो उनको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कैंसर ऐसे वंशानुगत बीमारी नहीं है। कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिनके वंशानुगत होने का खतरा होता है। ब्रेस्ट हो गया, ओवरी हो गया, यूट्राइन हो गया। ऐसे अगर किसी को हो गया तो डॉक्टर उनको बता देते हैं ना कि भाई आप अपना थोड़ा जांच कराते रहना। जैसे किसी को भी कैंसर हुआ, आपने कहा उसका कोई कारण नहीं है, सेल के किसी भी शरीर के हिस्से की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी तो कैंसर हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसी चीजें होती होंगी, कोई ऐसी एक्टिविटीज होती होंगी जिसके कारण कहीं के सेल्स बढ़ते हैं, तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसे? बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं ना कौन सा फैक्टर है जो कैंसर होने का चांस को बढ़ाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं स्मोकिंग, टोबैको इन एनी फॉर्म, चाहे आप च्यू करो, उनको फूको कि जहाँ भी करो। सो टोबैको इन एनी फॉर्म, पोल्यूशन, वायरल इन्फेक्शन में आजकल रिलेटेड है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वो लिवर कैंसर को ज्यादा करता है। और सर्विक्स के लिए भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है आज का डेट में, जो चांसेस ज्यादा सर्वाइकल कैंसर को बढ़ाते हैं। इसीलिए आजकल वैक्सीन से इन्फेक्शन का अगेंस्ट में, और कितना सारा 10% ऑफ द पेशेंट में इट इज फैमिलियर भी रहता है जो ट्रांसमिट होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में, ओवरी कैंसर में, कोलन कैंसर में 10% पेशेंट को वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स। अच्छा, अनुवांशिक बीमारी के रूप में भी कुछ लोगों के पास कैंसर पहुंचता 10%। है। आपने कहा कि हेपेटाइटिस के वैक्सीन हेपेटाइटिस का है, सर्विक्स के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगेंस्ट में आजकल देते हैं। इनसे कैंसर सेव हो सकता है, लेकिन कैंसर वैक्सीनेशन ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर वैक्सीनेशन नहीं है, बेसिकली क्रॉनिक इन्फेक्शन होके इट लीड्स टू कैंसर। हम लोग का जो वैक्सीन है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, सो चांसेस ऑफ कैंसर कम हो जाता है। अच्छा, जिस किसी को भी कैंसर हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, मानसिक स्थिति में वो बहुत टूट चुका होता है, उसके बाद जब वो रिवाइव कर जाता है उसके बाद भी कहते हैं इम्यूनिटी इन लोगों की बहुत कम हो जाती है ना। ऐसे नहीं है, थेरेपी का टाइम जरूर इम्यूनिटी कम रहता है, बट जैसे नॉर्मल हो जाता है उसके बाद वो पेशेंट फॉलोअप में जरूर रहते हैं, बट उसका इम्यूनिटी वगैरह नॉर्मल हो जाता है, वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है और नॉर्मल लोग का तरह रह सकते हैं। मतलब आजकल ऐसे है जैसे कैंसर से मैं सही हो गई, मतलब सही हो गई, मैं नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। अच्छा, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं कैंसर के पेशेंट्स? पूरा तरफ ठीक हो जाते हैं, पूरा नॉर्मल लाइफ पहले जैसे थे ऐसे ही रहते हैं। हमने ये सुना है कि गांठ में कभी दर्द नहीं होता है, और अगर दर्द होता है तो वो बहुत बाद की स्टेज होती है। नॉर्मली कैंसर में जो गांठ होता है वो पेनफुल नहीं रहता है, परंतु डिपेंड करता है कहाँ से, कौन सा हिस्सा से पहले हुआ है। कोई पेनफुल स्ट्रक्चर से गांठ पैदा होगा तो हम लोग को जरूर दर्द होगा, परंतु कैंसर में नॉर्मली ऐसे नहीं होता है। दैट इज अबनॉर्मल ग्रोथ जो पेनफुल नहीं रहता है। क्या कैंसर के होने में आज का प्रदूषण एक कारण है? प्रदूषण बहुत बड़ा कारण है। बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल कैंसर दिख रहा है हमको, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कभी सिगरेट, तंबाकू, गुड़ाकू का सेवन किया होगा, लेकिन उनको हमको दिख रहा है और ज्यादा मात्रा में दिख रहा है। तो प्रदूषण तो डेफिनेटली बड़ा कारण है। कोई रिसर्च नहीं है इसके बारे में, बड़ी रिसर्च इंडिया लेवल पे जिसको हम कह सके कि इसकी वजह से, जैसे एक रिसर्च है, कह सकते हैं कि गंगा के किनारे गॉल ब्लैडर का कैंसर ज्यादा होता है। कैंसर क्या है? कैंसर के लक्षण क्या हैं? कैंसर के बचाव के तरीके क्या हैं? ये हमको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने बताया। लेकिन दुर्भाग्य से अगर किसी को कैंसर हो ही जाए तो क्या करें? सबसे पहले तो अगर कैंसर है पता चल गया ना, तो पहले ये पता लगाना चाहिए कि कैंसर स्पेशलिस्ट आसपास कहाँ है, और उसके बाद में फिर उसके ट्रीटमेंट का प्लान करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कैंसर ट्रीट नहीं हो सकता है या कैंसर ठीक नहीं हो सकता है। मैंने 91 में जिस मरीज का ऑपरेशन किया था कैंसर के लिए, उसने मेरे इस क्लिनिक का उद्घाटन किया 15 साल के बाद, और आज की तारीख में वो बदकिस्मती से नहीं है, हार्ट अटैक की वजह से। कैंसर का ऑपरेशन होने के 22 साल के बाद, मेरा कहने का मतलब ये है कि कैंसर अगर हो जाए तो घबराएं नहीं, आसपास पता करें कि कैंसर स्पेशलिस्ट कौन है और उससे सलाह लें। कैंसर की चिकित्सा में शल्य चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, जीवाणु थेरेपी और जैविक थेरेपी शामिल हैं। कैंसर की स्थिति के प्रकार के आधार पर डॉक्टर एक
या संयुक्त प्रक्रिया अपना सकता है। बीमारी कितनी फैल चुकी है, रोगी की आयु तथा सामान्य स्वास्थ्य और अन्य तत्वों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। आमतौर पे हम कैंसर के इलाज 3 विधियों द्वारा किया जाता है, कैंसर सर्जरी, रेडियोथेरेपी और मेडिसिन द्वारा, जिसे हम कीमोथेरेपी भी कहते हैं। अगर कैंसर प्रारंभिक स्थिति में हो तो उसे कैंसर द्वारा या रेडियोथेरेपी द्वारा इलाज किया जाता है, और अगर आवश्यक समझे तो कीमोथेरेपी भी उसको दी जा सकती है। तीनों के लिए अलग अलग डॉक्टर रहते हैं। जो कैंसर सर्जरी है, जिसको हम ऑन्को सर्जन कहते हैं, विकिरण द्वारा जो इलाज करता है, हम उनको रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। और मेडिसिन जो ऑन्कोलॉजिस्ट हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने कीमो तो करवा लिया है, अब रेडिएशन की क्या जरूरत, या हमारी सर्जरी तो हो चुकी है, वो ऑर्गन निकाल दिया गया है, अब रेडिएशन की क्या जरूरत। यदि कैंसर से पूरी तरह निजात पानी है तो आपको डॉक्टर पर विश्वास रखना होगा। उनके बताए हुए हर परहेज, हर दवा, हर कदम पर ध्यान देना होगा। कैंसर एक्चुअली ऐसे एक बीमारी है जिसमें हम लोग को इलाज करने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का जरूरी रहता है। कैंसर में हम लोग का 3 डिवीजन रहता है। जो ड्रग से इलाज होता है तो उनको केमोथेरेपी बोलते हैं, सर्जरी से इलाज होता है उनको तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, और आम भाषा में हम लोग सिकाई बोलते हैं, उनको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट माना जाता है। नॉर्मली जब किसी का पहले पता चलता है कैंसर है, जो आप आइदर एफएनएसी से करो कि बायोप्सी में करो, पहला चीज में हम लोग डायग्नोस करते हैं वो कैंसर है कि नहीं है। जैसे डायग्नोसिस होता है उसका नेक्स्ट स्टेप रहता है हम लोग का वो कितना फैला है, उसको हम लोग स्टेजिंग बोलते हैं। सो उसका बाद डिसाइड होता है पेशेंट को क्या जरूरी है, ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या रहेगा और कौन सा इंटेंशन में ट्रीटमेंट करेंगे। कौन सा इंटेंशन और मैं ज्यादा बोलूँ तो मतलब हम लोग उनको जड़ से खत्म करने के लिए, दैट मीन्स हम लोग उनको बोलते हैं क्यूरेटिव इंटेंशन में ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज पैलिएशन। पैलिएशन का हमारा मेन एम रहता है, मान के चलो बीमारी बहुत ज्यादा फैल गया और कोई कैंसर जो सेंसिटिव नहीं रहता है ड्रग्स को। आज का डेट में साइंस इतना डेवलप, इसमें 100% क्योर रहता है, जबकि ज्यादातर का लोग आजकल नॉर्मल हो सकते हैं। तब हम लोग का इंटेंशन पैलिएटिव हो जाता है, तब हमारा मेन एम रहता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट का मेंटेन रहना। सो इसीलिए जब भी कोई इलाज के लिए आता है उसका ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि मैं खाली ड्रग्स लगाऊं, जिसको केमोथेरेपी बोलते हैं, रेडिएशन करूं कि सिकाई करूं कि सर्जरी करूं। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एंड टाइप ऑफ ट्यूमर डिसाइड होता है कौन सा इलाज सही रहेगा। कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन ये एक पैकेज की तरह होता है। और क्या ये जरूरी होता है कि कैंसर के रोगी को ये तीनों तरह की थेरेपीज देनी ही पड़े? ये 3 स्टेज हो सकता है और कभी भी किसी का जरूरी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड स्टेज हम लोग का डिसीजन होता है कौन पहले करेगा, कौन बाद में करेगा और कैसे रहेगा इलाज। बट मेन एम सबका रहता है जैसे पेशेंट को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं? नॉर्मली ट्यूमर का मतलब टाइप ऑफ कैंसर का ऊपर में स्टेजिंग होता है, बट ब्रॉडली हम लोग मोस्ट ऑफ द कैंसर में स्टेज 1 to स्टेज 4 तक रहता है। मान लीजिए फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस नहीं हो पाया, सेकंड स्टेज में पेशेंट आपके पास आया, तो आप लोग का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी। जी हाँ, ये तीनों होती ही है। तीनों के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। आप लोग किसी भी केस को तीनों मिल करके तय करते हो क्या करना है पेशेंट? नॉर्मली हर जगह में मिल के डिसाइड करते हैं कब क्या क्या जाएंगे, कौन सब पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इसमें कभी पहले रेडिएशन दिया जाता होगा, कभी कीमो पहले दिया जाता होगा, कभी फौरन सर्जरी की भी जरूरत पड़ती होगी। तो सर्जरी होने के बाद रेडिएशन की और कीमोथेरेपी की जरूरत हमेशा पड़ती है? नहीं, हमेशा नहीं पड़ता है। जैसे हम मान के चलो केमोथेरेपी मतलब कैंसर में जो ड्रग्स यूज होता है उनको केमोथेरेपी हम लोग बोलते हैं। ये जाके शरीर में हर जगह में काम करेगा। बट सर्जरी और रेडिएशन और लोकल साइट में काम करते हैं। जैसे कपड़ा सब लोग के लिए एक जैसे नहीं रहता है, इट इज टेलर मेड टू द पेशेंट। सो पेशेंट को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं वो कौन सा चीज उनको चाहिए। हर तरह का कैंसर अब क्योरेबल है क्या? हर तरह का कैंसर क्योरेबल नहीं है। कौन कौन से कैंसर बिल्कुल भी अभी तक क्योरेबल नहीं है? लीवर का कैंसर है, वो अर्ली स्टेज में पता चलता है तो सर्जरी हो सकता है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कैंसर के लिए आज का डेट में ट्रीटमेंट है, बट ज्यादा बढ़ जाता है तो तब जाके दिक्कत होता है। बिल्कुल नहीं है का नहीं है आज का डेट में कुछ भी कैंसर। हमने पेपर में एक शब्द पढ़ा था, साइबर नाइफ। ये क्या होता है? वो रेडिएशन का एक हिस्सा है। It is a localized radiation to a specific part because it is localized to a particular area. It is a specialized radiation technique. But आज का डेट में इसीलिए आम जन के लिए ग्रेव कंसर्न है
मोस्टली हम लोग का जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, मोर देन 75% लोग लेट स्टेज में आते हैं, इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तब हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं कर पाए, साथ में कोमोर्बिड कंडीशन रहता है और जनरल कंडीशन खराब रहता है। तो श्रोताओं, कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। कोई भी लक्षण ऐसा नजर आए तो डॉक्टर के पास पहुंचने में देर न कीजिए, क्योंकि कैंसर से संबंधित ज्यादातर केस बिगड़ते हैं सिर्फ देर से डॉक्टर के पास पहुंचने में, वरना आधुनिक तकनीक कैंसर को पूरी तरह शरीर से भगाने में सक्षम हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से और हमारे तीनों डॉक्टर्स, डॉक्टर सुश्री परिड़ा, डॉक्टर चंद्रशेखर राहलकर और डॉक्टर विभा ध्रुव की बताई हुई बातों से आपको कैंसर की प्रारंभिक जानकारी, उसके लक्षण, उसके बचाव के तरीके, उसके उपचार के तरीकों के बारे में बहुत सारी बातें आज आपके मन से थोड़ा सा डर तो कम कर गई होंगी कैंसर जैसे भयावह शब्द के प्रति। अगले हफ्ते हम कुछ और जानकारियों के साथ आपके बीच आएंगे और साथ ही आपको मिलवाएंगे एक ऐसी रोगी से जो कैंसर की लड़ाई जीतकर एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं और साथ ही आज कैंसर के काउंसलर के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। तो बस आज के इस कार्यक्रम से संज्ञा और अनुज को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेहत की बातें, डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या न करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी हर शुक्रवार शाम 6 बजे।